हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में अकाउंटेंसी के पेपर में आते रहते हैं। तो बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। साथ ही होता क्या है कि नॉर्मली आपको न्यूमेरिकल के वीडियोस तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन थ्योरी के वीडियोस आप लोगों को नहीं मिल पाते। इसलिए क्या है, थ्योरी पोर्शन आप लोगों का उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ये 2016 के पेपर से लिए हैं। सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है और ये न केवल 2016 में, बाकी और भी पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस है। तो हम इसकी एक पूरी सीरीज बना रहे हैं जिसमें आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो कुछ 8-10 वीडियोस मिलेंगे। आप वो सारे वीडियोस जरूर देखो, डाउनलोड करके रख लो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि थ्योरी के वीडियोस आप लोगों को नॉर्मली देखने को नहीं मिलते। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। फर्स्ट वाला क्या दिया बोल रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स वांटेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। मतलब 40 लोगों का एक समूह है जो कि क्या करना चाहता है, एक पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहता है। ठीक है, they want your advice regarding the maximum number of person that can be there in a partnership firm and the name of the act under whose provisions it is given। देखो, वो आपसे पूछ रहा है कि 40 लोगों का एक समूह है जो कि पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहता है। तो पहले तो वो आपसे एडवाइस ये मांग रहा है कि आप उसको ये बताओ कि क्या एक साझेदारी फर्म में अधिकतम लोगों की संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितने लोग बना सकते हैं, और वो किस अंडर में ये प्रोविजन दिया गया है। तो जब ये क्वेश्चन कितने नंबर का आया है, 1 नंबर का, तो आप इसके आंसर बहुत ही छोटा सा आंसर लिखोगे। आप इसमें लिखोगे मैक्सिमम कितने नंबर, मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो 40 लोग हैं, इसका मतलब फर्म बन सकती है, पहली चीज। और अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा एक्ट है, तो आप यहाँ पे लिखो एज पर द रूल 10 ऑफ द कंपनी ये आप याद रखना, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कंपनीज रूल्स कौन सा, 2014। ठीक है, मैक्सिमम संख्या कितनी है, 50 लोग अगर होंगे तो वो एक साझेदारी फर्म बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उससे ऊपर नहीं बनाई जा सकती। और कौन सा है, रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014। ये अगर आप लिख देते हो तो आपका 1 नंबर यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। आते हैं नंबर सेकंड पर। सेकंड में क्या बोला जा रहा है, साझेदारी के विघटन यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों में आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में इकोनॉमिक रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस आता है। तो अगर आप देखो, अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, जब पार्टनरशिप खत्म हो रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी और डी 3 पार्टनर्स हैं, डी अगर पार्टनरशिप खत्म कर रहा है, मतलब डी अगर जा रहा है, तो ए बी और सी का रिलेशनशिप क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि डी का शेयर भी अब इन दोनों में बट जाएगा। तो ये किसकी कंडीशन हो गई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट अगर बात की जाए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, कि अगर पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो रही है, तो क्या होगा, इन तीनों का जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ चेंज हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो अब आप लिखोगे कैसे वो आप देख लो। इकोनॉमिक अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें, पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इस टाइप के क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। ये 1-1 नंबर बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं, और कम से कम 15 नंबर के 1-1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से 15 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होगा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, बिटवीन द पार्टनर चेंज। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे डिसोल्यूशन
ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो क्या होगा, आप फिर से वही लिखेंगे इकोनॉमिक, मैं यहाँ से सेम चीज रिपीट नहीं कर रही हूँ, लिख देती हूँ इकोनॉमिक रिलेशनशिप between the partner between the partners comes to an end forever, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मतलब मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा कि पार्टनरशिप, अगर कोई एक पार्टनर जाता है तो बाकी के पार्टनर का रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन केवल चेंज होता है कि भाई उसका पार्टशिप, उसका जो पार्ट है वो भी इनमें बट जाएगा, बट अगर पार्टनरशिप ही खत्म हो रही है तो वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, स्टेट द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 आर 13 फॉर द क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। आपसे पूछ रहे हैं कि कंपनी एक्ट 2013 जो कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, इसमें क्या प्रावधान है। तो आपको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो, पहले डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की अगर बात करें कि मान लो एक कंपनी है जिसने, आपको ये तो पता ही है ना कि कंपनी पूरा अपना पैसा लगाकर बिजनेस नहीं करती। कंपनी क्या है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता तो वो क्या करती है, लोन ले लेती है। तो मान लेते हैं आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले कंपनी ने एक बड़ा लोन लिया था, मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था, ठीक है। अब क्या है, आपको वो लोन चुकाना है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि उस टाइम नहीं पता ना कि आपके पास इतना पैसा होगा या नहीं होगा कि आप लोन चुका पाओ, तो इसके लिए वो बोलती है कि एक काम करो, उसने एक प्रावधान बनाया है। क्या प्रावधान बनाया है कि कंपनी, गवर्नमेंट ने बोला कि कंपनी एक्ट 2013 एज पर सेक्शन 74(1) मैं यहाँ लिख देती हूँ, एज पर एक्ट कौन सा है यहाँ पे, 2013 एज पर सेक्शन 71(4), ठीक है। मैं जितने का आपने लोन लिया है उसका 25% आप आज से ही रिजर्व करना स्टार्ट कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है, 1 CR का लोन लिया है, तो इसका मतलब वो ये बोलती है कि डिबेंचर रिडेम्पशन आज से ही स्टार्ट कर दो, कम से कम 25%, 1 करोड़ का 25%। इसका मतलब ये है कि 25 लाख की सेविंग्स आप आज से ही शुरू कर दो, ताकि जब भी आपको कभी चुकाना होगा लोन तो वो आप इस पैसे से चुका सकते हो। अब आप, यही इसका प्रावधान है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रावधान क्या है। इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको यहाँ लिखकर भी बता देती हूँ। देखो, अब आप 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको कैसे लिखोगे आप, एज पर सेक्शन 71(4) of the Companies Act 2013 and Companies Rules 2014, every company issuing 25%, every company issuing debenture is required to create क्या, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में DRR लिख दे रही हूँ, आप समझ जाना, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व
of an amount at least 25% of the total face value of debenture. ठीक है, यही सेम चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी सेक्शन 71(4) में। क्या बोला जा रहा है कंपनीज एक्ट 2013 में कि कंपनी जितना डिवेंचर इशू कर रही है उसका एटलीस्ट 25% आपको आज से डीआरआर में डालना है। इसका मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में आज से ही आपको डालना है, ताकि जब आपको डिवेंचर पे करना हो, डिवेंचर चुकाना होगा, उस टाइम पे आप 25% तो आपके पास एटलीस्ट होगा ही, और बाद में जो बाकी का अमाउंट होगा वो उसी टाइम जो आपके पास पैसे होंगे उससे चुका दिया जाएगा। तो अगर आप ये लिख कर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका एक नंबर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वो पूरा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 3 नंबर का आया है 2016 में। इसमें क्या बोला जा रहा है, एक साझेदार का निधन यानी पार्टनर ऑफ डेथ, नेक्स्ट नए साझेदार का प्रवेश यानी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसके बाद में साझेदार का अवकाश ग्रहण यानी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, व्हेन नीड टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म में राइज। इसका मतलब इन तीनों के अलावा ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब फर्म की ख्याति की गणना की जाती है। ये 3 तो है ही कि जब आपने जो पार्टनरशिप वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, फर्म की गुडविल की वैल्यू हम कब निकालते हैं, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई नया पार्टनर आता है, या कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा होता है। वो पूछ रहा है कि इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आप गुडविल की वैल्यू निकालते हो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई भी 3 बताने हैं ना आपको। तो नंबर 1 देखो, आप यहाँ लिख सकते हो जब प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होता है। अगर आपका प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो जाता है तो भी आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो आप फर्स्ट वाला लिखो, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, ये तीनों तो है ही। इसके अलावा अगर फर्म का जो आपस में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होगा तो भी आपको फर्म की वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ती है। उसके बाद में सेकेंड आप लिखेंगे, अगर चलता बिजनेस, मतलब आपका बिजनेस चल रहा है और अगर आप वो किसी और को सेल कर देते हो आपका बिजनेस चल रहा है और अगर आप अपना चलता हुआ बिजनेस किसी को बेच दोगे तो भी क्या होगा, फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स जब वो आपका बिजनेस खरीद रहा है और आप उसे अपना बिजनेस बेच रहे हो तो आप गुडविल का पैसा भी तो लेते हो ना, कैलकुलेट करते हो, तभी भी आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे लिखो, व्हेन पार्टनरशिप इज sold ये यहीं तक रहने दीजिए, पार्टनरशिप इज सोल्ड। उसके बाद में एक हो सकता है आपका कि जब आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही हो, मतलब जो आपकी पूरी फर्म डिसॉल्व हो रही हो, उस टाइम पे भी आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें वो आपस में बट जाएगी। तो आप यहाँ लिखो, व्हेन पार्टनरशिप डिसॉल्व। ठीक है, 3 ही पूछे गए हैं आपसे यहाँ पे, लेकिन मुझे एक और याद आ रहा है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब कभी भी ऐसा होगा कि आप अपने बिजनेस को किसी के साथ मर्ज करना चाहते हो, होता है ना कि मैं एक अलग अपना बिजनेस कर रही थी, आप एक अपना अलग बिजनेस कर रहे हो, कुछ टाइम बाद हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए, अपना बिजनेस आपस में मर्ज कर लिया जाए, तभी भी ऐसा हो सकता है। तो आप यहाँ लिखो, व्हेन टू फर्म अमालगमेट। ठीक है, जब भी 2 फर्म आपस में मर्ज होंगी तभी भी ऐसा होगा कि गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
तो अगर आपको ये पता होता है, ये आपको याद रहेगा, तो ये भी आपके 3 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। उसके बाद में नंबर 5, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले काफी टाइम के 2016 में तो आया ही है, बाकी हर साल इसमें से कुछ ना कुछ आपसे जरूर पूछा जा रहा है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि गिव द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड में कितना कैश आपका इनफ्लो हुआ है, मतलब एक पर्टिकुलर एक टाइम पर आपका कितना कैश यूज हुआ है, कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट यूज हुआ है। कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसा अमाउंट, ऐसा पैसा जिसको आप, वो जो कैश की फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब आप उसे चाहो तब आप उसे कैश की फॉर्म में यूज कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट। तो इसको, इसी को हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्योंकि ये हमेशा 1 नंबर में पूछा जाता है तो इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसमें लिखना कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट is a statement which shows inflow and outflow of cash and cash equivalent during a period। ठीक है, आपके एक फिक्स टाइम पीरियड में कितना आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट इनफ्लो हुआ है और आउटफ्लो हुआ है, कितना आपका कैश यूज हुआ है, वो उसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की साइड आते हैं, देखो सॉरी 6 की साइड। ये आपका टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें 2 नंबर का एक ए पॉइंट है और 2 नंबर का बी पॉइंट है। क्या पूछा जा रहा है, ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस to judge the ability of the firm repay its debt and assigning the short term as well as the long term liquidity position of the firm। ठीक है, आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, जो कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं उसके 2 आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं फर्स्ट पॉइंट में। तो पहले फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो 2 ऑब्जेक्टिव्स में आप कौन कौन से लिख सकते हो। पहला ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हो, इसमें आप लिखोगे ए का पॉइंट नंबर 1 में आप लिख दो यहाँ पे टू डिटरमाइन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। मतलब आप जो आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है उनको डिटरमाइन करना, साथ ही साथ ये भी पता लगाना कि आपके कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ज्यादा रिवेन्यूज जनरेट करते हैं, है ना। मतलब आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो उनसे ही तो आपको ये बात पता चलती है कि कौन से ऐसे आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है, पहली चीज। दूसरी चीज कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं हमारे बिजनेस में जो कि ज्यादा रिवेन्यूज जनरेट कर रहे हैं, जिनसे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिखो विद विच रिसोर्स, क्योंकि 2 नंबर का है तो थोड़ा सा बड़ा तो आपको लिखना ही पड़ेगा, 1 नंबर में होता सिर्फ इतना लिख के छोड़ सकते थे। विद विच रिसोर्स are utilized in generating revenues।
ठीक है, इसमें 2 पॉइंट पूछ रहा है तो, और दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि टू डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब आप प्रॉफिट को डिटरमाइन कैसे करते हो, आपको कैसे पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है। वो आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो उन्हीं के एनालिसिस से तो आपको पता चलता है कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो आप इसमें लिख सकते हो टू डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2 पॉइंट। उसके बाद सेकंड में क्या पूछा जा रहा है आपसे सॉरी, सेकंड में पूछ रहा है कि लिस्ट एनी 2 आइटम्स दैट आर प्रेजेंटेड अंडर द हेड ऑफ क्या क्या अदर करंट लाइबिलिटीज और करंट असेट्स के एनी 2 टर्म्स एंड प्रेजेंटेड अंडर द हेड करंट असेट्स। ठीक है, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013। आपको पता होगा, मैंने आपको एक इसके ऊपर एक पूरा वीडियो भी पड़ा हुआ है, मैंने बताया था आपको कि जैसे जब भी आप लोग पार्टनरशिप में बैलेंस शीट बनाते हो तो हम लोग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, टी शेप की बैलेंस शीट बनाते हैं। एक साइड हम असेट्स लिख लेते हैं सारी और एक साइड सारी लायबिलिटीज लिखते हैं। बट अगर हम कंपनीज की लायबिलिटीज की कंपनीज की बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी एक्ट 2013 में, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 में एक अलग फॉर्मेट बताया गया है हमको बैलेंस शीट का। तो वो आपसे वही पूछ रहे हैं कि उसमें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की कोई भी आपको 2 आइटम्स बताने हैं। तो अगर 2 आइटम्स की बात करें तो आप इसे कैसे बताओगे वो मैं आपको यहाँ नीचे बता देती हूँ। देखो, एक साइड तो आप लिख लेना लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ठीक है, फिर बीच में लाइन खींच लेना और एक साइड पार्टीशन करके इधर लिख लेना करंट असेट्स। अब कोई भी 2 आइटम्स लिख दो। तो करंट लायबिलिटीज के 2 आइटम्स मैं एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख देती हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, और लायबिलिटी एक क्या है हम लिख लेते हैं, कॉल इन एडवांस लिख लेते हैं। ये भी लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटी होती है हमारी कॉल इन एडवांस, कि आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप भी 2013 का लायबिलिटी ऐसे वो बैलेंस शीट बना रहे हो और किसी एक ने आपको 2014 का भी पे कर दिया, तो वो आपके लिए क्या होती है, एक तरीके से लायबिलिटी होती है। ठीक है, और करंट असेट्स की अगर हम 2 बात करें तो यहाँ पे अगर हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। और अगर एक और की बात करें तो हमने यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस और यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट लिख लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप यही वाले लिखो, मुझे अभी ये याद आया तो इसलिए मैं लिख रही हूँ। बस कोई फर्क नहीं होता कंपनी की बैलेंस शीट में और जो आप पार्टनरशिप में बैलेंस शीट बनाते हो, कोई भी फर्क नहीं होता। सिर्फ फर्क क्या होता है फॉर्मेट का, कि उसमें आप लोग अपने मन के हिसाब से वो बना लेते हो बैलेंस शीट। एक साइड में आप लोग बैलेंस शीट का मतलब अकाउंट बनाते हो जब, तो उसमें क्या लिखते हो, एक साइड असेट्स लिखते हो एक साइड लायबिलिटीज लिखते हो। लेकिन कंपनी एक्ट की बात करें तो पहली बात तो कि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, और वो भी उसका एक पर्टिकुलर आपको एक फॉर्मेट बताया गया है जिसमें हम ऊपर असेट्स लिखते हैं, सॉरी लायबिलिटीज लिखते हैं, फिर असेट्स। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है आपसे, सिर्फ 2 आइटम्स पूछे जा रहे थे तो वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो अगर आपको ये पता होता है तो यहाँ पे आपके 4 नंबर पूरे तय हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की साइड। नंबर 7 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया जा रहा है, अगर आप चाहो तो मैं आपको इसके 7 करने से पहले 6 के और भी पॉइंट्स बता देती हूँ। देखो, लायबिलिटीज में आप और भी चीजें लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो भी आपके बोरोइंग्स होती हैं वो सारे लिख सकते हो, और करंट असेट्स में आप लिख सकते हो प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी, फिक्स असेट्स जितनी भी है जैसे कि मशीनरी हुई, बिल्डिंग हुई, वो सारी चीजें लिख सकते हो, है ना। हाँ, नंबर 7 में आपको बोल रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर दैट आर पार्टनरशिप फर्म कैन हैव, नेम द एक्ट दैट प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है गलती से, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन
मैंने आपको बताया कि 2016 में, और ये 2014 का भी है इसमें, तो ये 14 के भी स्टार्ट हो गए हैं यहाँ, ठीक है। तो ये गलती से वो दोबारा रिपीट हो गया, तो आपको पहले से पता है कि मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं। मैक्सिमम नंबर होते हैं 50, और अगर किस प्रोविजन में है तो आप लिख सकते हैं कि एज पर द रूल 10, और जो वो है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2014, ठीक है। तो ये वाला रिपीटेड है। आ जाते हैं नंबर 8 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है आपसे नुसरत तथा सोनू एक फर्म में साझेदार थे, जिनका जो रेशियो बताया गया है वो कितना बताया, 3:2। उसके बाद में बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/2015 नुसरत हैड विड्रॉ 50,000 इंटरेस्ट ऑन हर ड्राइंग। नुसरत ने 15,000 रुपए निकाल लिए हैं ड्राइंग के, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए उसने निकाल लिए हैं, और जो उसका ड्राइंग है वो कितना है, 300 रुपए, मतलब 300 रुपए की ब्याज है, ठीक है, 300 रुपए की ब्याज है उस पे। अमाउंटेड टू, इंटरेस्ट कितनी है, 300 रुपीज। आपको क्या करना है, इसमें जनरल एंट्री बनानी है, ठीक है, सिंपल है। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। नुसरत एंड सोनू फर्म के साझेदार थे, 3:2 के अनुपात में लाभ को बांट रहे थे। 31/3/2015 को समाप्त हुए वर्ष में नुसरत ने 15,000 रुपए का आहरण किया, मतलब ड्राइंग की, उसने आहरण पर 300 रुपए का ब्याज था। आपको यह मानते हुए साझेदार की पूंजी स्थायी थी, आहरण का रोजनामचा बनाना यानी जर्नल एंट्री करनी है। तो इसमें सिर्फ एक जर्नल एंट्री होगी, वो किसकी होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली। तो जर्नल एंट्री सिंपल है, नुसरत करंट अकाउंट डेबिट, नुसरत करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले नरेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में अमाउंट लिखते हैं। तो नरेशन, वही सिंपल नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज on drawing to current account, ठीक है। अब आपको पहले से निकाल के दिया हुआ है, उसको भी आपको कोई मेहनत नहीं करनी, 300 रुपए की इंटरेस्ट है, सिंपल। अब देखो कितनी सिंपल एंट्री थी, अगर आपको ये पता है कैसे करना है तो आपका 1 नंबर यहाँ पे हो जाता है पक्का, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की साइड। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला जा रहा है कि गिव द मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार जब हम करते हैं, जब बनाते हैं, तो उसमें कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है। ये क्वेश्चन पिछले कई सालों से बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कभी 4 नंबर में आ रहा है, कभी 1 नंबर में आ रहा है, कभी 3 नंबर में आ रहा है, बट आ रहा है इस चैप्टर से। और यही 2 क्वेश्चंस हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहे हैं। तो अभी आपसे पूछा जा रहा है कैश इक्विवेलेंट के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है कि ऐसी चीजें, मतलब ऐसा कैश जो कि देखा जाए आपके पास कैश की फॉर्म में नहीं होता, बट वो कैश से कम भी नहीं होता, आप जब जरूरत होती है तब आप उसे कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका जो बैंक अकाउंट है, वो आपका बैंक अकाउंट, आपके पास कैश नहीं है, बट जिस दिन आप चाहो उसे कैश में, उससे कैश में पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। आपके जो डेटर्स हैं वो आप जिस दिन चाहो उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, इसको क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट। तो अब आप यहाँ लिखोगे क्या, वो मैं आपको बता देती हूँ। कैश इक्विवेलेंट कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म highly liquid investment
इसमें ये जो मैंने लाइन लिखी है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड, इसको जरूर याद रखना। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि कैश इक्विवेलेंट है वो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड है या लॉन्ग टर्म लिक्विड है। तो मैं आपको बता दूं ये शॉर्ट टर्म लिक्विड है, क्योंकि आप इसे तुरंत से क्विक अपने कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, इसलिए। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट that are convertible into known amount of cash। ठीक है, तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, मतलब जो कि काफी टाइम से रिपीटेड है। प्लीज आप लोग इन वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि ये एक नंबर करके 2 3 4 नंबर के भी क्वेश्चंस हैं इसमें, क्योंकि आपको काफी हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स लेकर आने में। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको अच्छा लग रहा है, वही मेरे लिए काफी मोटिवेशन है कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।